ये इस कहानी का तीसरा हिस्सा है। कहानी के पिछले 2 हिस्से देखकर ही आपको पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो इस हॉरर स्टोरी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स देखेंगे तो समझ आएगी असली कहानी। तो शुरू करते हैं। कुएं के करीब पहुंचकर जब हमने कुएं में झांका तो जो हमने देखा वो नाकाबिले यकीन था, इम्पॉसिबल। नीचे कुएं में कोई बैठा हुआ था जिसकी बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे। वो कुएं की अंदर की बाउंड्री से टिककर नीचे मुंह करके कुछ गुनगुना रहा था। मैं और अमित तो ये देखकर एकदम फ्रीज हो चुके थे, पर चाचा ने हिम्मत करके बोला, बेटा सूरज बेटा। और 4-5 बार सूरज का नाम पुकारने के बाद उसका गाना और सर हिलाना बंद हो गया। इससे पहले कि चाचा फिर से पुकारते, उसने एक झटके से ऊपर देखा। वो सूरज ही था। उसके मुंह से थूक टपक रहा था और उसके पूरे फेस पर मिट्टी और राख थी। ऊपर से कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। इट वॉज क्वाइट हॉरिबल। लेकिन जैसे रूम का लॉक अंदर से बंद होने के बावजूद सूरज वहां से गायब हो गया, ठीक वैसे ही कुएं के टॉप पर जो जाल लगा हुआ था उसका ताला भी अब तक वैसे ही लगा हुआ था और उस मजबूत जाल को पार करके कुएं में उतरने का कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन सूरज को कुएं के अंदर ऐसी हालत में देखकर हम सभी बहुत परेशान हो गए थे। मैं अमित से उसी बारे में कुछ कह रहा था कि तभी धाड़ धाड़ सी जोर सी आवाज आनी शुरू हो गई। देखा तो चाचा एक बड़े पत्थर से जाल पर लगे उस जंग वाले पुराने ताले पर जोर जोर से वार कर रहे थे ताकि वो ताला टूट जाए और सूरज को कुएं से बाहर लाया जा सके। पर यह देखकर मैंने फौरन चाचा को रोका और कहा कि रुकिए चाचा जी, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। लेकिन चाचा जी काफी जज्बाती हो गए थे और वो उस ताले को किसी भी तरह से तोड़ देना चाहते थे। इस पर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से उनको शांत किया। मैंने ये कहते हुए उनको समझाया कि आपको भी अब ये दिख रहा है कि ये सब जो हुआ है ये सब नॉर्मल तो नहीं है और इस सब का ताल्लुक किसी ऐसी अनदेखी चीज से है जो हमारे बस के बाहर है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन भी वही कर सकता है जो इस सब के बारे में जानता हो और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो। ये कहकर मैंने अमित की तरफ देखा तो अमित ने सर हिलाते हुए कहा, बात सही है, इस कुएं को इस तरह खोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, मैं अपने पापा को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ और उनको सब बताते हैं, क्योंकि वही जानते हैं कि सैयद बाबा कहाँ मिलेंगे। ये बात सुनकर चाचा भी सहमत हो गए। फिर यही हुआ कि अमित के पापा को वहां बुलाकर जब सब माजरा समझाया और दिखाया गया तो उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए कहा कि सैयद बाबा से मिलने के लिए हमें गांव के बाहर वाले जंगल में जाना पड़ेगा। सुना है कि अब वो वहीं जंगल में ही अकेले रहते हैं, पर अब वो कहीं आते जाते नहीं हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अब उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। ये सुनकर हम सब में से कोई कुछ नहीं बोला और हम सब ही वहां जाने के लिए चल पड़े। पर मैं यही सोच रहा था कि अगर सैयद बाबा अंधे हो चुके हैं तो वो जंगल में अकेले, हाउ इज दैट पॉसिबल। खैर, हम चारों लोग अब जंगल में उन रास्तों पर चले जा रहे थे जहां पर शायद ही किसी इंसान का आना जाना होता होगा, क्योंकि वो जंगल के घने पेड़ों की वजह से वहां दिन में भी अंधेरा लग रहा था। तो रात में वहां का अंधेरा कितना गहरा काला होता होगा। ये सब सोचते हुए हम एक दूसरे के पीछे चलते चले जा रहे थे और एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां सामने एक टेम्परेरी सा बना हुआ वुडन रूम था जिसके चारों तरफ काफी कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए थे। पास पहुंचने पर खिड़की से बहुत हल्की सी रोशनी आती हुई दिखी। उस बड़े से वुडन रूम के पुराने से दरवाजे के सामने हम सब घबराए हुए खड़े थे। हम में से किसी एक की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खटखटा दिया जाए। हम चारों लोग अभी एक दूसरे के चेहरे ही देख रहे थे कि तभी वो दरवाजा एक तेज चरमराहट की आवाज के साथ बहुत धीरे से थोड़ा सा खुला। दरवाजा खुलते ही जैसे एक तेज खुशबू का झोंका आया, पर अब भी हमारी हिम्मत नहीं हुई। दरवाजा पूरा खोल के अंदर जाना एक बहुत बड़ा काम लग रहा था। ध्यान से सुनने पर अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हो।
तभी एक बुलंद आवाज में किसी ने कहा, मना किया था उस कुएं के करीब जाने को, मना किया था। तुम चारों लोग अंदर आ सकते हो, कब तक बाहर खड़े रहोगे? ये सुनकर हम बहुत हैरान हुए, क्योंकि ये सारी बातें तो बस हम लोगों को ही पता थी अब तक। अब सबसे आगे चाचा जी थे, जिन्होंने दरवाजा पूरा खोला और ठीक सामने एक बुजुर्ग आदमी सफेद कपड़े, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी में हमें दिख रहे थे, जो कि एक तख्त पर सिर झुकाए बैठे थे और वो हल्के हल्के कुछ बोल रहे थे, बहुत हल्के हल्के, धीमी आवाज में। हमारे अंदर आते ही वो दरवाजा धाड़ से बंद हो गया, जैसे किसी ने तेजी से बंद किया हो। अब ये सब मिस्टीरियस से सीन चल रहे थे कि इतने में सैयद बाबा ने हमसे कहा, वो बच्चा सूरज, पहले उसे कुएं से निकालना पड़ेगा, फिर ही उसकी जान बच सकती है, वरना वो अगले 24 घंटे में मर जाएगा। ये सुनकर चाचा जी बहुत घबराई हुई आवाज में बोले, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। इस पर बाबा ने कुछ नहीं कहा और आंखें नीची करके ही तकरीबन अगले 5-7 मिनट कुछ नहीं बोले। उस 5-7 मिनट में मैंने नजरें इधर उधर दौड़ाई और देखा कि वो कमरा बहुत साफ सुथरा था और सब चीजें काफी तरतीब से लगी हुई थी, यानी हर चीज अपनी जगह पर थी। एक तरफ तो किताबों का एक बहुत बड़ा अंबार था, तो दूसरी तरफ नमाज पढ़ने के लिए कुछ जानमाजें बिछी हुई थी, यानी लगता था कि वहाँ एक से ज्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। तभी सैयद बाबा की आवाज आई, बेटा अमित, जो ये उल्टे हाथ पर अलमारी में किताबें दिख रही हैं ना, उसकी 8वीं लाइन में से ऊपर से 11वीं किताब निकाल के लाओ। अमित ने ठीक वैसा ही किया। जब वो किताब निकाल कर लाया तो सैयद बाबा ने कहा कि अब इसको बीचों बीच से किसी पेज पर खोलकर सामने वाली टेबल पर रख दो। अमित के इस बुक को खोलकर रखते ही बाबा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। तभी जैसे एक तेज हवा का झोंका आया और उस किताब में पेज ऐसे पलटने लगे जैसे बाकायदा कोई पेज पलट रहा हो, और एक पर्टिकुलर पेज पर आकर ये सब थम गया। इसके थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपने हाथ नीचे किए तो उनके दोनों हाथों में कुछ छोटे कागज के टुकड़े थे, जिन पर कुछ नक्श या कहा जाए कि कुछ अरबी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। बाबा ने हमारे सामने ही उन कागजों को फोल्ड किया और फिर उस जैसे ही टोटल 7 तावीज़ फोल्ड करके हमको दिए। वो तावीज़ जब चाचा ने हाथ में लिए तो उनको फील हुआ कि उनमें से एक अजीब गर्मी और खुशबू निकल रही थी। तावीज़ चाचा को हैंडओवर करके बाबा ने कहा, वैसे तो मुझे अब आंखों से नजर नहीं आता है, पर यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं जो शायद आप लोगों को नजर नहीं आएंगे। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जाता हूँ, तो ये काम आपको ही करना होगा। ये 7 तावीज़ एक एक करके आपको कुएं में डालने होंगे। पहला तावीज़ कुएं में डालते ही सूरज बहुत बेचैन होकर चिल्लाएगा और इधर उधर भागेगा, और हो सकता है वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करे, पर आपको घबराना नहीं है। ऐसे ही हर 1 मिनट के बाद सारे तावीज़ डालते जाना है। फिर जब आप 7वां तावीज़ डालेंगे तो उसके बाद वो बेहोश हो जाएगा। बस अब उस ही वक्त उसको कुएं से बाहर निकाल कर मेरे पास ले आना। अब ये सारा प्रोसेस जानने के बाद हम लोग वो तावीज़ लेकर वहाँ से चल दिए। रास्ते से एक हथौड़ा, रस्सी और कुछ चादरें, ये सामान लेकर जब हम कुएं तक पहुँचे तो अब गुर्राने की आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही थी। जब कुएं में झांक कर देखा तो अब सूरज अंदर काफ़ी एक्टिव लग रहा था और किसी और लैंग्वेज में ज़ोर ज़ोर से कुछ बड़बड़ा रहा था, और साथ में ही कुएं में इधर उधर चल रहा था। लेकिन जब हम लोग उसको जाल में से देख रहे थे तो वो चलते चलते रुक गया और हमारी तरफ ऊपर देखकर पता नहीं क्या बोला और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी काफ़ी ख़तरनाक थी। अब चाचा ने हम सब की तरफ देखकर इशारे से कहा कि सब तैयार रहो, मैं शुरू करता हूँ। पर जैसे ही उन्होंने जेब से तावीज़ निकाला तो एक बहुत भारी डिस्टॉर्टेड सी आवाज़ कुएं से आई, जो कि बहुत लाउड थी। लेकिन फिर भी चाचा जी ने पहला तावीज़ जल्दी से कुएं में ड्रॉप कर दिया। अब इन सब इंसिडेंट्स में से मैं ये कुछ मिनट्स अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। चाचा जी के कुएं में तावीज़ डालते ही बस जैसे कोहराम समझ गया। उस 20 फीट गहरे कुएं में नीचे खड़ा सूरज जोर से चिल्लाता हुआ इतनी तेज उछला कि उसका सर ऊपर कुएं में लगे हुए जाल पर आकर लगा और उसके सर से ब्लीडिंग होने लगी।
फिर जैसे ही वो नीचे जाकर गिरा तो फिर खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। पता नहीं यहाँ इस मोमेंट को उछलना कहा जाना चाहिए या उड़ना कहना मुनासिब होगा, क्योंकि हर तावीज के डालते ही सूरज एक बुलेट की तरह आकर उस जाल पर टकराता था, जिसके दूसरी तरफ हम बेबस खड़े तमाशा देख रहे थे। लेकिन हर तावीज के साथ उसके टकराने की इंटेंसिटी कम होती चली जा रही थी। यानी 4 बार उड़कर जाल से टकराने के बाद अब 5वीं बार वो बस 10 फीट तक उछला होगा और फिर नीचे गिर गया। फिर 6ठी बार और कम और 7वीं बार के बाद तो वो बेहोश होकर गिर गया था। ये हम सब के लिए बहुत ही फिक्र की बात बन गई थी, क्योंकि अब हमें सूरज नीचे कुएं में खून में लहू लुहान पड़ा दिख रहा था। लेकिन अब हमने वो ताला हथौड़े से तोड़ने में देर नहीं लगाई। ताला तोड़ के जाल को एक तरफ से खोलकर अब ऊपर रस्सी बांधकर मैं चाचा जी के बाद कुएं में उतर गया। हालांकि कुएं की दीवार में उतरने के लिए कुछ सांचे बने हुए थे, पर हम रस्सी की मदद से अगले कुछ मिनटों में नीचे पहुंच चुके थे। वहां खून में लथपथ सूरज की सांसें चल रही थीं, पर वो बिल्कुल होश में नहीं था। और क्योंकि उसके जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे तो हमने उसको एक चादर में लपेटा और फिर मैंने उसे अपने कंधे पर डालकर रस्सी का सहारा लिया। ऊपर खड़े अमित और उसके पापा ने रस्सी ऊपर खींचकर हमें वहां से निकाला। लेकिन कुएं से बाहर आ जाने के बाद हम फिर सीधे सैयद बाबा की तरफ चल पड़े। उस वक्त हम सबके दिमाग में ये एक डर था कि कहीं सूरज को होश आ गया तो हम उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। चाचा जी ने पहले ही फर्स्ट एड का सामान अपने पास रखा हुआ था, तो कुएं से थोड़ी दूर आ जाने के बाद वहीं रुककर हमने उसका खून और उसके चोटों को साफ करा। पर वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके और सूरज को लेकर सैयद बाबा के यहाँ पहुंच गए। अब की बार जैसे ही चाचा जी ने वो दरवाजा खोला तो तकरीबन 14 से 15 बिल्लियां हम सब के चेहरों को निहारती हुई अंदर से बाहर निकली और वो किसी इंसान की तरह हमारे चेहरों को घूर रही थी। उनके वहां से निकलने के बाद जैसे ही सूरज को अपने कंधे पर लेकर अंदर पहुंचा तो सामने बैठे बाबा अपने हाथ में एक सुनहरे कप की तरफ ध्यान लगाकर उस पर फूंक मार रहे थे और फिर हमने सूरज को वहां लेटा दिया। 3 बार पानी पर फूंक मारने के बाद बाबा ने कहा, लो ये पानी इसको जल्दी से पिला दो, इस बच्चे का रंग बदलना जरूरी है। मैंने बड़ी मुश्किल से सूरज का मुंह खोलकर उसके मुंह में पानी डाला, पर वो रंग बदलने वाली बात तब समझ आई जब कुछ ही मिनटों में पीला और सफेद पड़ चुका सूरज का चेहरा वापस ठीक होता नजर आया। इस पर सैयद बाबा ने कहा, अब इसकी मरहम पट्टी ठीक ढंग से कर दो, पर अभी ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। वो कुएं का जिन अब भी इस पर है। इस बच्चे का 40 दिन का बहुत सख्त इलाज चलेगा, तब जाकर इसे इस जिन से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल ये मखलूक बहुत ताकतवर है, इसको कुएं में कैद करना तो इतना मुश्किल नहीं था, पर एक इंसान के जिस्म से निकालना काफी मुश्किल काम है। यानी इसके इलाज से पहले मुझे एक बार इससे बात करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर चाचा जी बोले, मगर वो कैसे बाबा जी? इस पर बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और हल्के हल्के से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी तो यही बात समझ में आ रही थी कि अब सूरज पर शायद उस जिन की हाजिरी होने वाली है। मतलब वो जिन अब सूरज के थ्रू बात करेगा। मैं थोड़ा साइड को हो गया। 1-2 मिनट बाद सूरज की बॉडी में कुछ मूवमेंट देखा गया। उसके हाथ पैर जैसे अकड़ रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत तकलीफ में है। अपनी गर्दन कभी लेफ्ट कभी राइट कर रहा था। सूरज को हमने एक नई बेडशीट में लपेटा हुआ था और अब वो बाबा के सामने पड़े कालीन पर लेटा हुआ तड़प रहा था। उसकी आवाज काफी भारी और भर्राई हुई निकल रही थी। तभी अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और अचानक से उठकर बैठ गया, ठीक वैसे ही जैसे WWE में अंडरटेकर उठ के बैठ जाता था ना। बैठने के बाद वो हम सब की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। मैंने आज तक किसी इंसान की आंखें इतनी लाल नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ हो। ओके गाइस, कैसी लग रही है आपको ये कहानी? अगर अच्छी लग रही है तो आगे की स्टोरी के लिए पार्ट 4 का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मतलब फिर सूरज के ऊपर जिनकी हाजिरी हुई तो उसने क्या बोला और
कैसे हुआ सूरज का इलाज। तो जल्दी से गाइस इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ में ही ये सबसे अजीबोगरीब और डरावनी वीडियोस को देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बिकॉज न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सिर्फ सब्सक्राइबर्स के पास ही पहुंचते हैं। और अपनी राय और फीडबैक कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप इस चैनल को अपने छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन से सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर के साथ एक थैंक्स का बटन भी है जिससे आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कर लें। अपने रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज आप हमको इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। और असली क्रीपी कंटेंट के लिए हमारा लाइव सेशन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट ज़रूर ज्वाइन करें, जहां आप हमसे लाइव कॉल पर बात कर सकते हैं। तो गाइस अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। दिस इज स्पेक्ट्रमेट्रिक्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय।